हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। तो जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आज हम लेके आपके सामने हाजिर हैं। तो जो कि आपके यूपीएससी या यूपीपीसीएस या मुख्य रूप से जो भी सिविल सर्विसेज की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें पूछे जाने वाले इसमें सारे तथ्य समाहित हैं, जो कि सुर्खियों में है। जो मुख्य रूप से आप देख रहे होंगे भू नीर पोर्टल, जो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, या सीसीपीआई क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसके बारे में। फिर हम लोग जीआई टैग के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे मुख्य रूप से चैरेडियो मैडम यानी यूनेस्को में जो मुख्य रूप से शामिल किया गया है इसके बारे में। ठीक है, होम डेंसिटी से यह रिलेटेड है। तो इस सारी चीज़ों के लिए आज हम लोग सुर्खियों में जो ये रहा है इस वर्ष, तो ये पूछा भी जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में, खासकर सिविल सर्विस के जो एग्जामिनेशन होता है उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये तथ्य। तो जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाइए ताकि हम अपने सेशन को शुरू करें। ठीक है, सभी के सभी लोग जुड़ जाइए और अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला हमारा जो न्यूज है क्या है, भू नीर पोर्टल। भू नीर पोर्टल आप देख पा रहे होंगे कौन सा मिनिस्ट्री है भू नीर पोर्टल। आपको पता होगा कि अभी जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय है उसके द्वारा क्या चलाया जा रहा था, हर घर जल अभियान चलाया जा रहा था, जिसको पूरा करना था कब, 2024 में। ठीक है, तो उसी के मद्देनजर ये पोर्टल शुरू किया गया है जिसका नाम क्या है, भू नीर पोर्टल। ठीक है, तो भू नीर पोर्टल याद रखिएगा मुख्य रूप से कौन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह मंत्रालय है आपका कौन सा, जल शक्ति मंत्रालय है। ठीक है, वैसे देखेंगे तो 8वां इंडिया वाटर वीक जो है वो 2024 में इसके दौरान इसको लॉन्च किया गया है। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे, जो 8वां भारत जल सप्ताह जो है 2024 उसी के दौरान जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, भू नीर पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो इसमें और क्या क्या तथ्य हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो जल शक्ति मंत्रालय ने भू नीर पोर्टल डिजिटल रूप से लॉन्च किया। कब लॉन्च किया, तो भारत जल सप्ताह जो था, जो मुख्य रूप से 8वां जल सप्ताह था भारत का 2024 में, उसी के समापन के दौरान लॉन्च किया गया। तो इसमें देखेंगे कि जल शक्ति मंत्रालय के तहत क्या है, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण है, इसको याद रखिएगा। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण यानी CG मुख्य रूप से देखा जाए तो CGWA यानी केंद्रीय ग्राउंड वाटर जो है अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। तो जल शक्ति मंत्रालय के तहत आता है केंद्रीय जल जो भूजल है, भूजल प्राधिकरण आता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान NIC के सहयोग से विकसित किया गया है। यानी यह जो पोर्टल लॉन्च किया गया है भू नीर पोर्टल जिसको कहा जा रहा है, यह किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है, तो एक तो लॉन्च किया याद रखेंगे जल शक्ति मंत्रालय, दूसरा कौन लॉन्च कर रहा है, तो इसके अंतर्गत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC, कौन था, NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर जो है, इसके सहयोग से इसको बनाया गया है, इसका विकास किया गया भू नीर पोर्टल को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1997 में हुई थी। तो ये याद रखिएगा कि केंद्रीय भूजल प्राधिकरण इस जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत है, स्थापना 1997 में हुआ था। ठीक है, तो यह CGWA जो है और जो NIC है नेशनल इंफॉर्मेशन जो साइंस सेंटर है, उसके द्वारा क्या किया गया है, इन दोनों के द्वारा मिलकर क्या किया गया है, इसका डेवलपमेंट किया गया है, इसका विकास किया गया है, इसके सहयोग से बनाया गया है क्या, भू नीर पोर्टल। ठीक, तो देश भर में भूजल विनियमन को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, इसको डिजाइन किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, ये सारी चीजें तथ्य था। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है, इस पोर्टल का जो भू नीर पोर्टल लॉन्च किया गया है उसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है कि भूजल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन, पारदर्शिता, दक्षता और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए क्या करेगा, एक व्यापक मंच प्रदान करेगा ये। और यह राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पे क्या करेगा, भूजल निष्कर्षण संबंधी नियमों को नियंत्रित करेगा और जो कानून है उन कानूनी दिशा निर्देश गाइडलाइंस के लिए विस्तृत जानकारी भी प्रदान करेगा।
ठीक है। अब पोर्टल के भीतर अगर देखा जाए तो एक केंद्रीकृत डेटाबेस भी उपयोगकर्ताओं को क्या करेगा, भूजल अनुपालन या प्रासंगिक नीति या स्थिरता उपायों के संबंध में भी क्या करेगा, आवश्यक जानकारियों को बताएगा। मतलब इसका उद्देश्य यही है। तो सीधे सीधी बात है कि भूनिर जो पोर्टल है, जैसे आपको पता है कि जो जल शक्ति मंत्रालय है उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। उद्देश्य इसका मेन एम क्या है कि इसकी जो कानूनी गाइडलाइंस है उसकी विस्तृत जानकारी या कौन सा मुख्य रूप से डेटाबेस जो है इसका उपयोग करके भूजल अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए इसको ऐसा जारी किया गया, लॉन्च किया गया है। ठीक है। महत्व क्या है भूनिर पोर्टल का, तो देखेंगे इसका भूनिर जो पोर्टल है यह बाहरी उपयोगकर्ताओं लॉगिन मतलब करना पड़ेगा, और मुख्य रूप से देखा जाए निर्बाध और गैर इंटरैक्टिव बनाने में, व्यवसाय करने में आसानी से पहल को सुविधाजनक क्या है बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये पोर्टल अब चालू हो चुका है। ठीक, ये सारी चीज़ें तो मुख्य रूप से यह आपका था भूनिर पोर्टल, इसको आप याद रखेंगे। आपका दूसरा जो है वो क्या है, दूसरा पॉइंट, दूसरा जो न्यूज था यानी दूसरा जो सुर्खियां थी वो क्या था, चराई देव मैदान। कौन सा, चराई देव मैदान। इसका विश्व धरोहर स्थल की स्थिति में क्या किया गया है, वैश्विक, ये चीज देख सकते हैं आप, वैश्विक विश्व धरोहर स्थल की स्थिति वैश्विक यात्रियों को असम और अहोम विरासत यानी अहोम डेंसिटी जो थी उसके आकर्षित करने के लिए यह मुख्य रूप से किसमें शामिल किया गया है, यूनेस्को के, किसमें, यूनेस्को में शामिल हो चुका है। तो यूनेस्को में शामिल हो चुका है, कहाँ पे, असम में है। कौन सा, चराई देव मैदान जो है विश्व धरोहर की स्थिति में शामिल है, अहोम डेंसिटी में, असम में। ठीक, तो ये सारी चीजों को आप क्या कीजिए, याद रखिएगा। तो क्या इसको किस में शामिल कर लिया गया है, यूनेस्को में शामिल किया गया है। अब आइए हम लोग देखते हैं अहोम डायनेसिटी के बारे में, अहोम राजवंश के बारे में। तो अहोम राजवंश के जो वास्तुकला जो है, प्रतिभा, सांस्कृतिक विरासत का जो प्रमाण जो है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, चराई देव मैदान। इसको क्या किया गया है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, और यह सम्मान पाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक स्थल है, इसलिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे है, असम में है, असम डेंसिटी में। तो असम मुख्य रूप से असम में है, और कौन सा था डेंसिटी, अहोम राजवंश था। ठीक, ये याद रखिएगा। तो यूनेस्को में शामिल हो गया है चराई देव जो मैदान है वो। अब मान्यता सरकार के नेतृत्व में वर्षों के समर्पण प्रयासों के बाद उजागर करते हैं सारी चीजें, यानी मुख्य रूप से ये इंपॉर्टेंट ये है, अहोम राजवंश से संबंधित है, यूनेस्को में शामिल है, असम में पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक, आगे अगर हम चलेंगे तो यही है आपका चराई देव मैदान। ठीक, चराई देव मैदान को आप देख सकते हैं, ये कहाँ पे है, किस क्षेत्र में है, असम में है। ये कहाँ पे है, असम में स्थित है। तो यूनेस्को में इसको शामिल कर लिया गया है। स्थान के रूप में अगर देखा जाए मतलब कहाँ पे था, तो भारत के असम में स्थित है चराई देव। 13वीं शताब्दी में यह स्थापित था, अहोम साम्राज्य की मूल राजधानी थी। तो इस चीज को याद रखिएगा, जो चराई देव जो है असम में स्थित है, और 13वीं शताब्दी में अहोम डेंसिटी जो थी, अहोम साम्राज्य जो था उसकी राजधानी थी यहाँ पे। ठीक, तो हाँ, इसको यूनेस्को में शामिल कर लिया गया। ऐतिहासिक महत्व कैसे है, तो असम के पिरामिड, जैसे आप देखे होंगे मिस्र के पिरामिड, पिरामिड में क्या होता है, जो डेथ हो गया होता है पर्सन्स का, उसमें उनको रखा जाता है, मतलब मम्मी के रूप में। ठीक वैसे असम का जो इसको पिरामिड के रूप में भी इसको जाना जाता है। यहाँ पर भी क्या किया जाता था, बरीड किया जाता था, जलाया जाता था, दफनाया जाता था लोगों को। ठीक है, और यह हम राजाओं या रानियों के लिए क्या किया जाता था, देखिए दफन स्थल के रूप में कार्य करता था। तो ये जो माउंड है, जो टीला है, जहाँ यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया गया है, तो वास्तुकला का प्रतिभा और आध्यात्मिक मान्यताओं का प्रतीक था ये। तो इसी को क्या किया गया है, यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, यह असम के पिरामिड के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, असम के पिरामिड के रूप में क्यों, क्योंकि जो वहाँ के असम जो अहोम डेंसिटी थी, ठीक है, वहाँ की तो पहली राजधानी थी। दूसरा चीज अगर देखा जाए, हाँ नाम ये भी याद रखिएगा, चराई देव मैदान। क्या, चराई देव मैदान, चराई देव मैदान। असम का पिरामिड कहा जाता है, क्यों, क्योंकि जो आपका अहोम डेंसिटी था, यानी अहोम जो साम्राज्य था, उस अहोम साम्राज्य की राजधानी भी यहाँ पे थी, और जो उस साम्राज्य में जो किंग एंड क्वीन थे, राजा और रानी थे, उनको जब उनका डेथ होता था तो उनको उनका दफन स्थल भी यह था, यानी दफन स्थल के रूप में भी कार्यरत था। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अब विरासत
में अगर हम देखें तो विरासत में चाओलुंग सुकाफा जैसे अहोम शासकों द्वारा शुरू किए गए सद्भाव और शासन के आदर्शों का प्रतिनिधित्व ये करता है। तो शासक का भी नाम रखिएगा आप याद, चाओलुंग सुकाफा। चाओलुंग सुकाफा कहाँ पे है? असम में है, ठीक है, चराईदेव मैदान। और कौन सा डेंसिटी था? डेंसिटी कौन था? साम्राज्य कौन सा था? अहोम साम्राज्य था 13वीं शताब्दी में, ठीक है। और चराईदेव क्या था? राजधानी था किसकी? अहोम डेंसिटी की, यानी अहोम साम्राज्य की, ठीक। तो असम के पिरामिड के रूप में भी इसको याद रखिएगा। आगे अगर सांस्कृतिक महत्व के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो मैदान है पवित्र दफन टीले हैं जो अहोम राजवंश की ताई संस्कृति और स्वदेशी परंपराओं के अद्वितीय मिश्रण को दर्शाते हैं। आगे देखिए वास्तुशिल्प विशेषता अगर देखा जाए तो टीले मिट्टी के परतों के साथ गुंबदाकार संरचनाओं को मिलाकर एक जटिल डिजाइन किया गया है और उस समय की उन्नत निर्माण तकनीकों का इसमें प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब यूनेस्को मान्यता के अनुसार देखा जाए तो वैश्विक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्य को उजागर करते हुए 2024 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो 2024 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा चराईदेव मैदान को, जो कहाँ पे है? हमने पढ़ा असम में है। किस साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी? अहोम डेंसिटी की, अहोम साम्राज्य की, अहोम साम्राज्य की। कब? 13वीं शताब्दी में। कब? 13वीं शताब्दी में। किस लिए प्रसिद्ध था ये माउंट? ये माउंट जो था, ये जो टीला था, क्यों प्रसिद्ध था? क्योंकि ये जो माउंट था यहाँ पे क्या किया जाता है? दफन किए जाते थे जो राजा रानी थे, ठीक है, उनका दफन किया जाता था, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? यह मुख्य रूप से असम का पिरामिड भी कहा जाता है। यानी अगर देखें हम लोग, अभी हम लोग पढ़े हैं क्या? असम का पिरामिड। तो असम का पिरामिड भी इसको कहा जाता है, असम का पिरामिड, ठीक। असम के पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। आगे अगर देखें तो इस दफन के लिए मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता था। यह टीलों में मिट्टी की परतों के साथ एक गुंबदाकार आकृति बनी हुई है। ये सारी चीजें हम लोग देखे ही, ठीक। आगे चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है एग्जाम ऑफ व्यू से, यानी आपके परीक्षा में मतलब पूछा ही जा सकता है, बिल्कुल ही। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडेक्स से प्रश्न आते ही आते हैं। तो इंडेक्स से जहां प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पे आ चूंकि इस समय जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे संबंधित तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये कौन सा रिपोर्ट है? याद रखिएगा, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, CCPI, CCPI, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब हम देखेंगे कि जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है वह किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, पहला चीज, और इसमें रैंक कैसे निर्धारित होता है। रैंक निर्धारित अगर होता है तो उसमें कितना रैंक और कितना लोअर रैंक होता है और कितना अपर रैंक होता है, इंडिया के क्या रैंक है, ये हम लोग देखेंगे, इसमें देखने का प्रयास करेंगे। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है CCPI जो है वो कौन रिलीज करता है? तो वह रिलीज करता है मुख्य रूप से कौन? तो जलवायु परिवर्तन जो सूचकांक है CCPI, जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों के लिए किया जाता है। और कौन इसको मुख्य रूप से देखा जाए तो कौन इसको रिलीज करता है? तो रिलीज करता है कौन? जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है वह कौन जारी करता है, कौन प्रकाशित करता है? तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, कौन जारी करता है? तीन मिलके, एक जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित किया जाता है, रिलीज किया जाता है CCPI, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि कब से प्रकाशित होता है। तो ये अभी तो कौन सा रिपोर्ट है? 2025 का रिपोर्ट आया है, ठीक है। तो बाकू में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 रिपोर्ट जो जारी की गई है। आपको जैसे पता भी है कि COP28 का बैठक हो रहा था कहाँ पे? बाकू में। बाकू किसकी राजधानी है? अजरबैजान की, अजरबैजान की। तो अजरबैजान की राजधानी बाकू में हो रहा था, वहीं पे रिलीज किया गया है CCPI 2025, यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 जारी किया गया है। अब ये कब से प्रदर्शित होता है? 2005 से, ये भी याद रखिएगा। CCPI 2005 से प्रत्येक वर्ष क्या होता है? प्रदर्शित किया जाता है, एक एक वर्ष पे होता है, ठीक है, प्रदर्शित। तो CCPI जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो देशों के प्रयास है, कितने कौन से देश प्रयास किए हैं, उसके मद्देनजर क्या करता है? सूचकांक को
मुख्य रूप से रिलीज करता है, प्रकाशित करता है। ठीक है, आगे अगर देखें, जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है स्वतंत्र निगरानी उपकरण है। 63 देश और यूरोपियन संघ के जलवायु समन प्रदर्शन को क्या करता है, ट्रैक करता है। तो याद रखिएगा कितने देश, 63 देश और एक यूरोपियन यूनियन। ठीक है, 63 देश और यूरोपियन यूनियन में क्या करता है, जलवायु समन प्रदर्शन को ट्रैक करता है। ठीक, तो 2005 से याद रखिएगा। और मुख्य रूप से कौन कौन निकालता है, तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित किया जाता है प्रत्येक वर्ष। अब अगर देखा जाए कि सीसीपीआई प्रत्येक देश के प्रदर्शन का आकलन कितने श्रेणियों में करता है, 4 श्रेणियों में करता है। ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है उसमें 40%, नवीकरणीय ऊर्जा 20%, ऊर्जा का उपयोग 20%, जलवायु नीति 20%, इस आधार पे। अब रैंकिंग कैसे किस आधार पर दी जाती है, तो देखिए रैंकिंग इसका दिया जाता है 0 से 100 के पैमाने पर। ठीक है, तो 0 से 100 के पैमाने पर इसकी रैंकिंग दी जाती है। और जो उच्च स्कोर करता है, जिसका स्कोर ज़्यादा आता है वह बेहतर प्रदर्शन करता है, और जिसका स्कोर कम आता है वह जो है बेहतर प्रदर्शन नहीं करता है। जैसे 0 से 100 तक इसको रैंकिंग दी जाती है। 0 से 100 तक मुख्य रूप से देखा जाए तो पैमाने पर इसका स्कोर दिया जाता है, किसका, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स का। तो अगर किसी का 10 आए, 20 आए तो क्या है, कम है, यानी बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा। लेकिन किसी का 90 आ जाए, 95 आ जाए तो प्रदर्शन क्या रहेगा, बेहतर रहेगा। यानी जितना हाई स्कोर आएगा उतना जो प्रदर्शन होगा बेहतर होगा, लो स्कोर आएगा तो प्रदर्शन जो है खराब रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा किसके किसके द्वारा, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 4 श्रेणी में प्रकाशित किया जाता है, ग्रीन हाउस गैसेस, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति पे। मुख्य रूप से इसमें पैमाने क्या होता है, 0 से 100 तक स्कोर होता है। और इसमें जो उच्च स्कोर होता है बेहतर, और जो लोअर स्कोर होता है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो वह बेहतर नहीं बल्कि खराब प्रदर्शन करता है। कब से जारी किया जा रहा है, 2005 से, और प्रतिवर्ष 2005 से प्रतिवर्ष। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अब बात हम करते हैं कि इस वर्ष भारत का क्या स्थान रहा है। तो भारत का स्थान इस समय रहा है 10वां नंबर। ठीक है, तो सीसीपीआई में भारत का स्थान, सीसीपीआई 2025 निकला है, याद रखिएगा, 2024 नहीं है, 2025 वाला है। कहाँ पे, बाकू पे रिलीज किया गया था, बाकू में रिलीज किया गया था। तो कौनवा स्थान है भारत का, 10वां स्थान है। तो और सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक इसको गिना जा रहा है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा नीति में काफी प्रगति किया है। तो इस समय भारत का ये स्थान याद रखिएगा, कौन स्थान है, 10वां स्थान है। ठीक ना, याद रखिएगा, स्थान 10वां, स्कोर 10वां नहीं कह रहा है, स्थान है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, यानी प्रदर्शन में सही है। ठीक है, ठीक ठाक है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। आगे देखिए, और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है जीआई टैग। जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेटर। जियोग्राफिकल इंडिकेटर, भौगोलिक क्या होता है, सूचकांक, भौगोलिक सूचकांक या भौगोलिक मापांक होता है। तो वही जीआई टैग मिला हुआ है, इसी के बारे में है। किसको मिला हुआ है, नरासापुरम लेस क्राफ्ट। ठीक है, जो क्राफ्ट में कपड़ा होता है, कपड़ा उद्योग में, तो जो ये आपको दिखाई दे रहा है जो डिजाइन है, नरासापुरम लेस क्राफ्ट, इसको क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। तो सिंपल सा खबर तो यही है कि जीआई टैग मिला हुआ है किसको, नरासापुरम लेस क्राफ्ट को। ठीक है, 2025 का है। अब हम देखेंगे जीआई टैग यह कहाँ का है और कैसे है। तो प्रसिद्ध नरासापुरम फीता शिल्प को क्या किया गया है, जीआई टैग दिया गया है। और नरसापुरम देखा जाए तो कहाँ पे स्थित है, भारत के आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए कि कहाँ पे है, नरसापुर कहाँ पे है, भारत के आंध्र प्रदेश में है। और किस नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है, पहला फैक्ट तो ये हो गया। दूसरा, यह जो फीता है लगभग शिल्प लगभग 150 साल पहले शुरू हुआ था, जिसकी शुरुआत कहाँ पे, कृषक समुदाय की महिलाओं ने किया गया था। यानी कृषक समुदाय की जो महिलाएं थी उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और 1899 के आसपास अगर देखा जाए तो भारतीय अकाल और 1929 की जो महामंदी हुई थि, उस समय क्या हुआ था, ऐतिहासिक घटनाओं को इसने झेला था। फिर 19वीं जो दशक है यानी 1900 के आसपास की शुरुआत तक अगर देखा जाए तो गोदावरी क्षेत्र की 2000 से अधिक महिलाएं इसमें शामिल थी।
ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये मुख्य रूप से आपका जो इकोनॉमिक हो गया या फिर से वुमेन्स जो एम्पावर है उससे कितना ज़्यादा रिलेटेड है। तो इसलिए इसको क्या दिया गया है, जीआई टैग। तो ये याद रखिएगा, नरसापुर है कहाँ पे, भारत के आंध्र प्रदेश में है। और दूसरा चीज़ किस नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये फीता है नरसापुरम फीता, शिल्प को क्या किया गया है, जीआई टैग दिया गया है। अब ये चीज़ याद रखिएगा, 1899 से भारतीय काल और 1929 में जो महामंदी था उस घटनाओं को इसने झेला। और 1900 के बाद में देखा जाए तो गोदावरी क्षेत्र की लगभग 2000 से अधिक महिलाएं इसमें कार्य कर रही थी, शामिल थी। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। आगे अगर हम चलें तो विभिन्न आकार के महीन धागों और पतली क्रोकेट सुइयों का प्रयोग करके इसको क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। ठीक है, और जटिल कारीगरी का इसमें प्रदर्शन किया जाता है, तब जाके ये तैयार होता है। और इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, इस क्राफ्ट का, तो इस क्राफ्ट का प्रयोग किया जाता है तो कारीगर डोली या तकिया कवर देखे होंगे या कुशन कवर देखे होंगे या टेबल रनर या बेड स्प्रेड जो होता है या टेबल क्लॉथ जो होता है, वहां पर उन वस्तुओं को ढकने के लिए, वहां पे लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो यही सारी चीजें देखिए, तकिया में जो है इसमें भी ऐसे किया गया है। तो यह कौन सा मुख्य रूप से क्राफ्ट है, नरसापुरम क्राफ्ट कहा जाता है इसको। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। और कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। कौन से नदी के किनारे यह होता था, तो आपका गोदावरी नदी है। ठीक है, आगे देखा जाए आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव इसका क्या है, तो यह यूएसए, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में महत्वपूर्ण निर्यात के साथ नरसापुर के फीता उत्पादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अत्यधिक महत्व दिया जाता है। तो निर्यात के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है यूएसए में, और यूएसए, यूके एंड फ्रांस। ठीक है, इन तीनों जगहों में। ठीक, और आगे देखा जाए तो इस शिल्प कला का निरंतर अभ्यास न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है बल्कि क्षेत्र में भी क्या करेगा, सांस्कृतिक विरासत को भी क्या करता है, संरक्षित करता है। इसलिए इसको क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें मैंने बताया है कि अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, ये सारी चीज़ों में क्या होता है, इसका निर्यात होता है, सेल किया जाता है। और अब देखेंगे हम लोग जीआई टैग। जीआई टैग की परिभाषा क्या होता है, जीआई टैग किसे दिया जाता है और कब ये शुरू हुआ था। तो जीआई टैग जो देखा जाए, यानी भौगोलिक जो संकेतक कहा जाता है, यानी जियोग्राफिकल जो इंडिकेटर कहा जाता है, वो वस्तुओं के भौगोलिक संकेत किसी उत्पाद के देश या उत्पत्ति के स्थान को क्या करता है, दर्शाता है कि उस जगह पे, मतलब जैसे मान लीजिए कि लीची को दिया गया जीआई टैग, मुजफ्फरपुर में होता है, बिहार में। तो ऐसा नहीं है कि केवल मुजफ्फरपुर में ही लीची होता है, भारत के और भी सारी जगहों पे होता है, लेकिन वहाँ का स्पेशल उत्पाद है, वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में उत्पादित होता है। तो इसलिए वहाँ की जानकारी के लिए, वहाँ पे मुख्य रूप से पहचान दिलाने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और उत्पाद की गुणवत्ता और उसके विशिष्ट भौगोलिक इलाके से जो प्राप्त विशिष्टता होती है उसका आश्वासन दिया जाता है इसमें। तो अब हम लोग देखेंगे जीआई टैग जो होता है वो कैसे दिया जाता है। तो जीआई टैग का अधिनियम है क्या कोई, हाँ अधिनियम भी है इसका। तो भारत में जो भौगोलिक संकेतक है यानी जीआई टैग है, इसका रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण वस्तुओं के भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण एक्ट जो है अधिनियम 1999 का, उसके द्वारा ये शासित होता है। तो जीआई टैग में कौन सा अधिनियम कार्य करता है, तो यह है वस्तुओं के भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999। तो 1999 के एक्ट के द्वारा यह कार्य करता है जीआई टैग। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसका मुख्य रूप से देखा जाए तो कौन कौन इसका रजिस्ट्री करता है, तो रजिस्ट्री कहाँ से शासित होता है, चेन्नई से। किसके द्वारा, तो संरक्षण उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा, डीपीआईआईटी के द्वारा। किसके द्वारा, डीपीआईआईटी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और किस मंत्रालय में अगर देखा जाए तो किस मंत्रालय में आता है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक, ये भी चीज याद रखिएगा। जीआई टैग का जो पंजीकरण होता है कितने वर्षों के लिए होता है, तो याद रखिएगा 10 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए। और प्रत्येक 10 वर्षों की अगली अवधि के लिए क्या किया जाता है, फिर नया हो जाता है, फिर नया न्यूनीकरण इसको कराया जा सकता है, फिर रजिस्ट्री कराया जा सकता है। तो भौगोलिक जो संकेतक है यानी जो जीआई टैग जो होता है उसकी रजिस्ट्री कहाँ पे होती है, तो भारत के चेन्नई में होती है। याद रखिएगा कहाँ पे किया जाता है, चेन्नई में। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो कितने वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए। 10 वर्षों के बाद फिर पुनः उसको नवीनीकृत किया जा सकता है। ठीक, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो आशा करते हैं सारी चीजें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही होंगी और आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आज का जो है जो सुर्खियाँ थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में अगर आई हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।